अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबके इल्म में इजाफ़ा अता फरमाए। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल का टॉपिक है हमारे पास कि हमने न्यूमेरिकल को क्या करना है, वो हल करना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्जाम के अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर खास तौर से स्पेशली न्यूमेरिकल का एक बहुत बड़ा हमारे पास क्या होता है, वो मार्जिन होता है। यानी बहुत नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो एमसीक्यूज, वो न्यूमेरिकल की शक्ल में हमारे पास क्या होते हैं, मौजूद हैं। इवन ये कह सकते हैं कि सेक्शन बी तकरीबन पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, हमारा न्यूमेरिकल्स के ऊपर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। और हम जितने ज्यादा न्यूमेरिकल को एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे मिलने की इतनी ज्यादा क्या होगी, हमें तवक्को होगी, उम्मीद होगी, और हमारी अच्छी अच्छी क्या बन सकती है, हमारी परसेंटेज बन सकती है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल का। तो पहला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसका पहला जो सवाल है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन। दो पार्ट दिए हुए हैं उसके। नंबर 1 में 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 फार्मूला दिया हुआ है। नंबर 2 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज, इसका फार्मूला दिया हुआ है C12H22O11। तो दो पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 के दिए हुए हैं और उन दोनों में हमने मोलों की तादाद और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करने हैं, उन दोनों के मालूम करने हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले आपको डेटा पर अबूर बनाने पर अबूर हासिल होना चाहिए कि डेटा क्या बनेगा हमारे पास, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या मालूमात हमें सवाल में क्या करिए गिवन किए। और उससे ज्यादा अहम बात कि हमें मालूम क्या चीज करनी है, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, और वो किस फार्मूले में वो हमारे पास पाई जाती है, मौजूद होती है। तो मोल मालूम करने, जाहिर बात है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला सबको पता है हमारे पास। हम छोटी क्लासेस के अंदर 9 10 के अंदर ही पढ़ के आए हुए हैं कि मोल्स बराबर किसके होते हैं, किसी भी सब्सटेंस का दिया हुआ मास, और हम डिवाइड करते हैं किससे, उसी सब्सटेंस के मोलर मास से। तो हम जब डिवाइड करके जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, उस सब्सटेंस के मोल आ जाते हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, किस तरह मालूम होते हैं, कि जो मोल अगर आपने मालूम कर लिया है तो उसी नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, एवोगाड्रो नंबर से, जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो हमें क्या क्या हो जाते हैं, मालूम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 1, सही है। और डेटा बनाते हैं, डेटा और पार्ट 1, सही है। पार्ट 1 का क्या बनाते हैं हम, डेटा बनाते हैं। तो इसमें तो कंपाउंड हमें गिवन है, वो कौन सा है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड है। इसका जो गिवन मास है, गिवन मास इन ग्राम्स कितना है, गिवन मास कितना है हमारे पास, 38 ग्राम है। 38 ग्राम। मालूम क्या करना है हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2 ये मालूम करना है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2 क्या करने हैं, हमने मालूम करने हैं। तो दो रिक्वायरमेंट है हमारे पास इस सवाल के हिसाब से। तो जिसे मैंने कहा कि न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते वक्त आपको रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि आपको मालूम क्या करना है। फिर हमने अपने जहन में फार्मूलाज दोहराने होते हैं कि कौन सा फार्मूला इस बात को हल करने के लिए, इस बात को रिक्वायर को मालूम करने के लिए हमें चाहिए होगा, सही है। जैसे वो कहते हैं ना कि जिस कलर का जूता हो तो उसी कलर की पॉलिश क्या करनी है, हमने फिर इस्तेमाल करनी होती है। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, सही है, फिर उसी तरह का फार्मूला फिर हमने क्या करना होता है,
यूज करना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो मोल का फार्मूला जैसे अभी हमने जबानी बात की थी, किस तरह होता है, बहुत सिंपल सा, कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास सवाल में दिया जाता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसी सब्सटेंस के मोलर मास से, चाहे वो किसी एटम की शक्ल में हो, एलिमेंट की शक्ल में हो, या किसी कंपाउंड की शक्ल में हो, उसके मोलर मास से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड मोलर मास ऑफ CS2। कि सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, मोलर मास मालूम करते हैं किसका, CS2 का। अब इसमें कार्बन का एक एटम है और सल्फर के दो एटम है। तो डेटा, उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी कि डेटा हमने क्या बनाया। सवाल में आपको कंपाउंड का नाम दिया हुआ है CS2 है, गिवन मास दिया हुआ है उसका 38 ग्राम है, सही है। उसके मोल्स मालूम करने हमने और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करने हैं, मालूम करने हैं। तो अगर फार्मूला आपके जहन में, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करने जाते हैं किसका, मोलर मास मालूम करने जाते हैं किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इसमें एक कार्बन है और सल्फर के कितने एटम है, दो एटम है। हमें पता है कार्बन का मास कितना होता है 12, और सल्फर का जो मास है वो कितना है हमारे पास 32। तो सल्फर के क्योंकि दो एटम है तो 32 कितने हो जाएंगे 64, और कार्बन के कितने हो जाएंगे 12। तो 64 और जब 12 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 76 मोलर मास ऑफ CS2 बराबर है 12 प्लस 64, जो कितना आ गया 76 ग्राम पर मोल। तो इसमें से 12 किसके हैं, कार्बन का हिस्सा है, और 64 किसका हिस्सा है हमारे पास, सल्फर का हिस्सा है, उसकी तादाद के लिहाज से, क्योंकि सल्फर का एक एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो 32, और सल्फर क्योंकि यहाँ पे दो है, तो इसका जो हमारे पास मोलर मास बन गया टोटल मिलके 76, 64 सल्फर का हिस्सा हो गया इसके अंदर हमारे पास, सही है। तो उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने मोलर मास क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। तो अब इसका हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास आसानी के साथ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मालूम हो जाएंगे। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करें और इसको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर लें जल्दी से। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, वी नो दैट, क्या फार्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं किसके, गिवन मास इन ग्राम्स, और नीचे क्या होता है, मोलर मास, सही है। तो सबसे पहले हम CS2 की मालूम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CS2 बराबर है गिवन मास ऑफ CS2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CS2। तो मास कितना गिवन है हमें 38, डेटा में देख सकते हैं, और इसका जो मोलर मास हमने निकाला है वो कितना निकाला हमने 76। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया कि हमने CS2 के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लिए, 38 को डिवाइड किया उसके मोलर मास से, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5 मोल्स आ गए हमारे पास सल्फर के। अब हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट है और हमने क्या मालूम करना है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, एज वी नो, या वी नो दैट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब मोल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 है,
और एवोगाड्रो की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.5 को मल्टीप्लाई कर रहा है 6.02 से, तो हमारे पास क्या आंसर आया 3.01। क्या आंसर आया 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। और क्योंकि ये मालिक्यूल्स मालूम किए हैं तो उसके हमने आंसर में लिख दिया मालिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमारे पास आ गए कितने 3.01 और 10 की पावर कितनी हमारे पास 23 मालिक्यूल्स। जब जब अगर CS2 के मास की जो वैल्यू दी रहा है कितनी हो वो 38 हो तो उसके मोल की तादाद कितनी होगी 0.5 होगी और मालिक्यूल्स की तादाद हमारे पास कितनी होगी वो 3.01 10 की पावर 23 होगी। ये हमारे पास मोल्स आ गए और ये हमारे पास क्या आ गए इसके मालिक्यूलों की तादाद आ गई। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये सवाल बहुत आसानी के साथ, बहुत आसान सा एक सिंपल सा सवाल था, क्वेश्चन था हमारे पास, जिसको हमने निहायत आसानी के साथ क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो इसके तो पार्ट 2 है, वो कोशिश करें आप खुद से सॉल्व करने की, सेम पैटर्न के ऊपर, बस हमारे पास फार्मूला चेंज हो रहा है, CS2 की जगह पे उसने शुगर का फार्मूला दिया हुआ है, हमें सुक्रोज का फार्मूला दिया हुआ है C12H22O11। तो उसके हिसाब से क्या करना है, हमने उसका मोलर मास निकालना है, फिर गिवन मास को मोलर मास से क्या कर देंगे, उसके डिवाइड कर देंगे तो मोल का आंसर आ जाएगा। फिर उस मोल की वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएंगे, उस सुक्रोज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, निहायत आसानी के साथ मालूम हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो जो कॉपी करना है जल्दी से कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करके, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहे अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड CaOH ट्वाइस। अमोनिया गैस जो बनाई जाती है वो दो ठोस चीजों को आपस में गर्म करने से बनाई जाती है, जिसमें से एक कौन है, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, और एक दूसरी कौन सी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन हमें गिवन है और इसके हिसाब से आपसे सवाल में आप कह क्या रहा है कि इन दोनों चीजों को आपस में गर्म करके, हीट करके जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमें ये प्रोडक्ट क्या होती है, हमें हासिल होती है, जिसको अमोनिया का क्या कर रहा है, वो जिक्र कर रहा है। सही है, अमोनिया गैस कैन प्रोड्यूस। अब सवाल जो शुरू होता है वो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच, 100 ग्राम ऑफ ईच का मतलब कि हर एक के 100 ग्राम। अब हर एक दो चीजें दी है आपको सवाल में, जो उसने सवाल में शुरू किया कि NH4Cl और COH को ट्वाइस को गर्म करने पर क्या होता है, ये अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो कह रहा है 100 ग्राम ऑफ ईच, इसका मतलब NH4Cl के भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी क्या है हमारे पास 100 ग्राम क्या कर रहा है, इन दोनों के वो ले रहा है डेटा के अंदर। सही है, ऑफ दीज सॉलिड्स इज हीटेड, इनको क्या करा जा रहा है, 100 ग्राम लेके गर्म किया जा रहा है। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बताना कि कौन है इन दोनों में से, एंड द मास ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस, और आपने बताना है कि NH3 का, अमोनिया का कितना मास एक्चुअल क्या होगा, वो बनेगा, प्रोड्यूस होगा हमारे पास। अब स्टूडेंट एक वर्ड आया है इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट का, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस केमिकल को कहते हैं या उस रिएजेंट को कहते हैं जो रिएक्टेंट में शामिल होता है और जो ड्यूरिंग द रिएक्शन कंप्लीटली मुकम्मल तौर से क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। उस केमिकल को, उस सब्सटेंस को कह लें, उस रिएजेंट को कह लें, हम क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। क्या कहा मैंने कि वो केमिकल, वो रिएक्टेंट हमारे पास, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, जो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान मुकम्मल तौर से यानी 100%, अगर 20 ग्राम लिए हैं तो 20 के 20 ग्राम,
25 ग्राम लिए तो 25 के 25 ग्राम, 100 ग्राम लिए तो 100 के 100 ग्राम मुकम्मल तौर से क्या हो जाएगा, वो यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट की शक्ल में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। उस सब्सटेंस को, उस केमिकल को, उस रिएक्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। मिसाल के तौर पे एक मजदूर है, वो सीमेंट और बजरी को मिला मिलाकर क्या कर रहा है, ब्लॉक्स, ब्रिक्स, ईंटें क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। ईंटें बनते बनते अचानक क्या हुआ, उसने देखा कि सीमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया उसके पास। तो देन ऑटोमेटिक क्या होगा कि ईंटें बनने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। हमारा केमिकल रिएक्शन इस तरह, एक चीज मुकम्मल तौर से कंज्यूम हो गई तो ऑटोमेटिक केमिकल रिएक्शन क्या होगा, हमारा रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे सीमेंट अगर बिल्फर्स खत्म हो गया और ईंटें बनने का प्रोसेस रुक गया, तो सीमेंट क्योंकि मुकम्मल तौर से क्या हो गया, यूज हो गया, तो सीमेंट क्या बन गया, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट बन गया। एग्जाम्पल में, या इसी बात को दूसरे तरीके से ले लें, वो क्या कि सीमेंट तो बाकी रहा लेकिन बजरी क्या हो गई, वो खत्म हो गई, बजरी सारी के सारी यूज हो गई। तो अब सीमेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं था, बल्कि बजरी क्या थी, हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर बन गई। तो हमने इन दोनों में से ये बात भी बतानी है कि इन दोनों में से कौन है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सही है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो तारीफ के लिहाज से क्या है कि जो मुकम्मल तौर से क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। इसको दूसरे अल्फाज में हम किस तरह समझ सकते हैं, बात वही है लेकिन अल्फाजों का हेर फेर, अल्फाजों का चुनाव। वो क्या, वो रिएक्टेंट, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, उनमें से वो रिएक्टेंट जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन रुक जाए। और क्यों रुकेगा, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म कैसे होगा, मुकम्मल तौर से क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं हम, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी तरह फिर क्या कह सकते हैं हम कि वो केमिकल सब्सटेंस या वो रिएक्टेंट कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट की मिकदार कम प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से, क्योंकि रिएक्शन रुक जाएगा, तो प्रोडक्ट की कम मिकदार क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो अब इसको हल करने का क्या तरीकेकार है हमारे पास, उसको देखते हैं। पहले डेटा बनाते हैं हमारे पास, कि डेटा हमारे पास क्या बनेगा। तो सबसे पहले मास आपको गिवन है, मास ऑफ NH4Cl कितना गिवन किया है हमें, 100 ग्राम। मोलर मास निकालते हैं इसका, मोलर मास ऑफ NH4Cl। अब कितना आएगा, इसमें नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, हाइड्रोजन का मास एक होता है, यहाँ पे 4 है, तो 14 इसके, 4 इसके कितने हो गए, 18, 18 हो गए। और क्लोरीन का जो होता है वो 35.5 होता है। तो 35.5 में जब 18 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 53.5 ग्राम पर मोल। ये इसका क्या बन गया, मोलर मास। सही है। NH4Cl का जो मोलर मास आया वो कितना आया, 53.5 ग्राम। सही है जी। अब मास किसका गिवन है हमें, मास ऑफ CaOH ट्वाइस, वो कितना गिवन है, वो भी 100 है हमारे पास। इसका मोलर मास कितना आएगा हमारे पास, मोलर मास ऑफ CaOH ट्वाइस। अब इसमें कैल्शियम में, कैल्शियम का मास जो होता है वो कितना होता है, 40 होता है, 40 होता है। अब ऑक्सीजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का मास 16, दो एटम है तो 16 और 16, 16 16 32। तो 40 इसके और 32 इसके कितना होगा, 72। और हाइड्रोजन के दो, तो कितना होगा, 74। इसका जो मोलर मास बना वो कितना बना, 74 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया, इसका मोलर मास आ गया। सही है। अब हमने नाम मालूम करना है, एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का और अमाउंट प्रोड्यूस्ड ऑफ अमोनिया NH3। ये क्या कर रहा है, हमसे मालूम कर रहा है। अब हम देखेंगे, क्योंकि दो सब्सटेंस आपको सवाल में दिए गए,
अगर वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम या सवाल में नाम ना भी ले, ना पूछे, तो भी ये सवाल किसका है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। इसकी पहचान क्या है कि आपको सवाल में एक से ज्यादा रिएक्टेंट के मास गिवन कर दे, जिस सवाल में भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट के मास क्या कर दे, वो गिवन कर दे, तो आप फौरन समझ जाए कि ये सवाल किसका है, हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। तो हम देखेंगे इन दोनों में से NH4Cl में और CaOH2 में से कौन जल्दी क्या हो जाएगा, कौन पहले क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के मास को मोल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सही थी, क्या करना है हमने कि इन दोनों को जो मास दिया हुआ है 100 ग्राम, उसको क्या करेंगे हम, उनके अपने अपने मोलर मास से डिवाइड करके उनके मोलों की तादाद क्या कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। तो उम्मीद है डेटा आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि दोनों का मास लिखा, दोनों के मोलर मास निकाले। मास सवाल में 100 ग्राम थे और इनका मोलर मास इनके फार्मूले के लिहाज से अकॉर्डिंग टू फार्मूला वो हमारे पास आ गए। NH4 का 53.5 NH4Cl का और CaOH का कितना आ गया हमारे पास, 74 ग्राम आ गया। सही। तो अब हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसको, गिवन मास को मोलों की तादाद में। इसको पॉज करके वीडियो को आप इसको आसानी से उतार सकते हैं। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स का, फर्स्ट वी कन्वर्ट गिवन मास इनटू मोल्स। हम क्या कर रहे हैं, जो मास हमें दिया गया है इसको मोल में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मोल का फार्मूला क्या है, अभी हमने उसमें भी लिखा था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके हैं, गिवन मास और डिवाइड बाय क्या हमारे पास, मोलर मास। तो सबसे पहले NH4Cl के मालूम करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl, तो जब NH4Cl के मालूम कर रहे हैं तो मास भी उसका आएगा वो 100 ग्राम है और मोलर मास भी उसका आएगा वो कितना है, 53.5 ग्राम। तो जब 100 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 53.5 से, तो देखिए क्या आंसर आता है, 100 डिवाइड बाय 53.5, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1.87, क्या आ गया, 1.869 मोल। ये आ गए हमारे पास NH4Cl के मोल आ गए। अब मोल मालूम करते हैं किसके, COH के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस। अब जब इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल मालूम कर रहे हैं तो मास भी कैल्शियम का लेंगे और मोलर मास भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे। तो इसके भी मास आपको दिया हुआ 100 और इसका जो मोलर मास है वो कितना है, 74 है। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 100 को किससे, 74 से, तो देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास, 100 डिवाइड बाय 74, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना, 1.35 मोल। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो स्टूडेंट हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया कि गिवन मास को हमने क्या करना होता है, मोलों की तादाद में क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो एक हमारे पास जो NH4 का 100 ग्राम मास था उसमें मोल कितने बने, 1.869 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल बने वो कितने बने, 1.35। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, जो सवाल में इसका मास दिया गया उसके लिहाज से इसकी कैपेसिटी कितनी है, कि कितने मोल NH3 के या कितना मास NH3 का क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो बैलेंस इक्वेशन हमें क्या बता रही है, बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से NH4Cl के 2 मोल हैं, बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से NH4Cl के 2 मोल हैं और इस 2 मोल से NH3 के भी 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। यानी अब एक बात और अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें, केमिकल इक्वेशन के अंदर कोई भी चीज जो रिएक्टेंट में मौजूद हो, जो वो यूज होगी और कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट के अंदर, तो हमेशा अपनी मोल रेशो के लिहाज से क्या होती है, वो इस्तेमाल होती है, यूज होती है। इसी तरह कोई सब्सटेंस, कोई केमिकल कहाँ मौजूद है, प्रोडक्ट में मौजूद है,
तो वो भी अपनी मोल रेशो के लिहाज से ही क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, बनता है। मोल रेशो कम है तो कम खर्च होगा, कम बनेगा। मोल रेशो ज्यादा है तो ज्यादा खर्च, ज्यादा बनेगा। सही है ना, ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो इन दोनों का NH4Cl और NH3 का जो मोल रेशियो है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो इक्वल है कि दो से कितने बन रहा है, दो। अब सवाल में NH4Cl के जितने भी मोल दे दे, एक दे, दो दे, डेढ़ दे, ढाई दे, पॉइंट में दे, जैसे भी दे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से NH3 के उतने ही मोल क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, जितने सवाल में दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मोल रेशियो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बिल्कुल सेम है, दो से दो बनना है। अब सवाल में देखें तो NH4Cl के कितने मोल है हमारे पास, 1.869। तो NH3 के भी कितने बनेंगे, 1.869 मोल ही बनेंगे। यानी NH4Cl की जो कैपेसिटी है, इस्तेताअत है NH3 प्रोड्यूस करने की, वो कितने मोल की है, 1.869, बस। इससे ज्यादा ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब आ जाए किसके ऊपर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर। इसका रिलेशन चेक करते हैं इससे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे मोलों की तादाद है कितनी, एक, और जबकि NH3 के मोल कितने हैं, टू। यानी एक मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोड्यूस करता है दो मोल NH3 के। एक प्रोड्यूस कर रहा है कितने, दो। तो अगर उसी रेशो से हम बढ़ाएं घटाएं तो NH3 के मोल भी क्या हो जाएंगे, उसी रेशो से बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दो मोल ले लूं तो इसके चार मोल प्रोड्यूस आएंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रेशो के लिहाज से। अगर इसका मैं आधा मोल ले लूं तो इसका एक मोल बनेगा। मैं इसके दो मोल ले लूं, इसके चार मोल हो जाएंगे। इसके तीन मोल ले लूं, इसके छह मोल हो जाएंगे। बस डबल होते चले जाएंगे। क्यों डबल होंगे, इक्वेशन ने बता दिया कि एक मोल का ताल्लुक कितने से है, दो मोल के प्रोड्यूस करने से है। तो इसका जब जब जितनी मिकदार लेंगे मोलों में, उसके डबल मोल बनेंगे हमेशा। तो सवाल में इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 मोल दिए गए। तो अब NH3 के कितने बनेंगे, उससे डबल मोल बनेंगे। कितने मोल बनेंगे, डबल। तो 1.35 का डबल कितना होता है, वो होता है 2.7। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो कैपेसिटी है, जो स्टार्ट है NH3 बनाने की, वो कितनी है, 2.7 मोल। जबकि NH4 की कितनी स्टार्ट है, 1.869 मोल। तो जाहिर बात है 2.7 बनने से पहले क्या मिकदार बनेगी NH3 की, 1.869 पहले बनेगा। और जैसे ही 1.869 बनेगा, ये NH4Cl क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, यानी फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे ही NH4Cl खत्म होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो किसकी वजह से रिएक्शन रुका, कौन कंज्यूम हो गया पहले, NH4Cl। तो इसलिए NH4Cl क्या बन जाएगा हमारा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा। और जो रिएक्टेंट की मिकदार जिसकी बच जाती है, वो क्या बन जाता है हमारे पास, एक्सिस बन जाता है, एक्सिस रिएक्टेंट बन जाता है, इजाफी रिएक्टेंट बन जाता है कि अब इसकी मिकदार मजीद क्या है, बाकी है। तो बहरहाल अब इसका आंसर हमने अभी तो जबानी बात करी, कैसे निकालेंगे, इसको उतार लें जरा जल्दी से, वीडियो को पॉज करके, फिर आगे हम कंपैरिजन करते हैं, मोल कंपैरिजन। कंपेयर मोल रेशो of NH4Cl with NH3। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है, टू मोल्स NH4Cl gives 2 moles of NH3। सो सवाल में इसके कितने मोल दिए गए थे, 1.869 मोल्स NH4Cl will give 1.869 मोल ऑफ NH3। क्योंकि इन दोनों की मोल रेशियो क्या है, सेम है।
तो अब सवाल में जितने भी मोल देगा NH3 के भी इतने ही मोल क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। सही है। नाउ कंपेयर मोल रेशो बिटवीन CaOH twice एंड NH3। अब इन दोनों की मोल रेशो कंपेयर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है, 1 मोल CaOH twice gives 2 moles of NH3। यानी इसका एक मोल कितने बना रहा है, 2, यानी डबल मोल बना रहा है। अब सवाल में इसके जितने ही मोल होंगे उसके भी मोल क्या हो जाएंगे, डबल। सो 1.35 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड will give 2 multiplied by 1.35 moles of NH3। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 2.7 moles of NH3। अब क्योंकि NH4Cl NH3 के कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है, किसके मुकाबले में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में, जो 2.7 है ज्यादा है और ये कम है। तो इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो कौन होगा, NH4Cl। सही है। तो इसके लिए हम वर्डिंग लिख सकते हैं जवाब के अंदर, वो क्या, जल्दी से कॉपी पेंसिल लेके चाहे तो उसको नोट कर ले। हैंस द रिक्वायर्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट इज NH4Cl। क्या कहा, हैंस द रिक्वायर्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट इज NH4Cl बिकॉज, क्योंकि, क्यों है भाई, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, वो बनाता है, इट प्रोड्यूसेस वो बनाता है लेसर अमाउंट, क्या बनाता है वो, कम अमाउंट बनाता है, किसका, ऑफ NH3 का, देन CaOH ट्वाइस। यानी जो अमाउंट CaOH ट्वाइस बना रहा है उसके मुकाबले में NH4Cl क्या बना रहा है, कम अमाउंट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए वो को क्या है हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसका मतलब NH3 का जो एक्चुअल अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो 1.869 मोल के हिसाब से होगा, नॉट 2.7 मोल के हिसाब से। क्योंकि जब इतनी मिकदार बनेगी तो NH4Cl क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये मिकदार बनने की नौबत नहीं आएगी। यानी कि जब कोई रिएक्शन शुरू होगा तो प्रोडक्ट शुरू से बनेंगे ना, इस तरह से बनने शुरू होंगे, पहले 1 ग्राम, फिर 2 ग्राम, फिर 3 ग्राम, फिर 4 ग्राम, या पहले 1 मोल, फिर 1.5 मोल, फिर पहले आधा मोल या 1.5 मोल, जो भी कह लें। तो पहले ये मोल बनेंगे, बाद में ये बनेंगे। तो इस तक पहुंचते पहुंचते ही NH4Cl क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 2.7 तक बात जब पहुंचेगी नहीं तो 2.7 मोल प्रोड्यूस होंगे ही नहीं। तो असल जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा NH3 का वो कितना होगा, 1.869। तो उसके लिए हमने क्या वर्डिंग लिखी, हैंस द रिक्वायर्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट इज NH4Cl। क्यों है भाई, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस, ये बनाता है लेसर अमाउंट ऑफ NH3 देन CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में कम अमाउंट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करता है। तो असल जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 1.869। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राम में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो मोल को ग्राम में कैसे चेंज करते हैं, ये मोल का फार्मूला हमारे पास है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं किसके, मास इन ग्राम, और डिवाइड बाय मोलर मास। अब मास हमें, मोलर नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया 869 है, इक्वल टू मास आपने क्या करना है, मास ऑफ अमोनिया मालूम करना है। और मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है हमारे पास, 17। नाइट्रोजन के 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 है, तो 14 और 3 कितना होगा, 17। अब 17 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा,
1.869 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 1.869 से हम 17 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, 1.869 मल्टीप्लाई बाय 17। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 31.773 ग्राम्स। तो क्या आ गया हमारे पास, मास ऑफ NH3 इक्वल टू 31.773 ग्राम्स। तो ये अमाउंट NH3 का एक्चुअल में क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन के दौरान। तो उम्मीद है बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि इस पॉइंट को क्या कर दिया जाए, आपके क्लियर कर दिया जाए। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन था, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और तकरीबन हर साल एग्जाम में क्या होता है, ये हमारे पास मौजूद होता है।